हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम आपके लिए गणित से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारी कक्षा 10 की एक्सरसाइज है अगली, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो इस प्रश्नावली में हम कुछ चीज़ें अध्ययन करेंगे जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुकी है, उनका भी हम रिवीजन करेंगे। जैसे आपको पता है कि कुछ संख्याएं होती है, जैसे प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनके बारे में हम छोटी क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो प्रश्नावली है वो हमारे सिलेबस में है या नहीं। ये अभी जो कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से जो 10वीं क्लास का जो सिलेबस कम किया गया है, उसके अनुसार इस प्रश्नावली को सिलेबस में से हटा दिया गया है। लेकिन अभी हमारे पास में टाइम है। जो 2021 में जो नया सेशन शुरू होगा उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास में अभी समय है, तो हम इस प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर हम ये प्रश्नावली अभी पढ़ेंगे, तो मैं ये प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर जो 2021-22 जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसमें अगर 60% सिलेबस के अनुसार ही एग्ज़ाम लगती है तो फिर आपको ये प्रश्नावली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। लेकिन अभी आपके पास में समय है तो आप ये प्रश्नावली पढ़ सकते हैं। इसलिए चलते हैं हम इस प्रश्नावली की तरफ। तो पहले तो देखते हैं कि इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है। तो आपको जैसे कि नाम दे रखा है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो इससे जानने से पहले हमें कुछ हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ी है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इन संख्याओं के बारे में एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इधर देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हम कहते हैं इन्हें नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार ये संख्याएं आगे तक बढ़ती जाती है और अनंत तक चलती है। मतलब आगे तक कभी ख़त्म नहीं होती, अनंत तक चलती है। तो ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में अगर हम इन संख्याओं में यहाँ पर जीरो को भी शामिल कर ले, मतलब जीरो से इन संख्याओं को शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी कहाँ तक चले? अनंत तक। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो जैसा कि आपको पता है प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में केवल 0 का अंतर है। प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आती और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनमें 0 आती है। अगर हम इधर की तरफ देखें, संख्या रेखा पर देखें, जो हमारी संख्या रेखा होती है इस पर हम संख्याओं को किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर अगली संख्या आ रही है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार ये चल रही है कहाँ तक? अनंत तक। तो संख्या रेखा पर 1 से इधर की तरफ देखते हैं तो ये भाग कहलाता है हमारा दायां भाग, और इधर की तरफ देखते हैं तो ये कहलाता है बायां भाग। तो हम 1 से जब इधर की तरफ मतलब दाईं तरफ जा रहे हैं तो मान में वृद्धि हो रही है। 1 में 1 जोड़ते हैं 2, 2 में 1 जोड़ते हैं 3। तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो संख्याओं के मान में वृद्धि हो रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखो 7 है, 7 से इधर की तरफ आ रहे हैं तो 6, इधर की तरफ 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ चल रहे थे, मान में कमी हो रही है, और बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ चल रहे थे, मान में वृद्धि हो रही है। तो 1 के बाद में अगर हम कम करें तो 1 में से अगर 1 घटाएं तो यहाँ पर आएगा 0। तो ये संख्याएं कहलाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की तो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, और 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं। लेकिन जैसे हम 1 में से भी
इधर जीरो में से भी एक कम करें तो जीरो में से जब एक घटाएंगे तो इधर आएगा माइनस का एक, फिर माइनस एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच। इस प्रकार ये संख्याएं भी चलेंगी इधर अनंत की तरफ। तो इधर की जो भी संख्याएं हैं ये संख्याएं कहलाती है ऋणात्मक संख्याएं, ये जीरो और ये धनात्मक संख्याएं। तो जैसे हम पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बाद में अगर हम इन जीरो और सभी धनात्मक संख्याओं में इन सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर ले तो ये संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर अगर हम जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच इस तरफ, ये तो सारी धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर की तरफ लेते हैं यहाँ पर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, ये भी कहाँ तक जा रही है, इधर की तरफ अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। अब जीरो सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप में हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक के बाद में आती है आगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कक्षा 8 में आपने पढ़ी होंगी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? इन परिमेय संख्याओं को हम वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q इन सभी पूर्णांक संख्याओं में से आते हैं, मतलब p और q का मान पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है, इस q का मान नीचे बटे में q का मान जहाँ q नॉट इक्वल जीरो, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और इन सभी पूर्णांक में से कोई सा भी मान इन p का और q का हो सकता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। p का मान जीरो हो सकता है। यहाँ पर किस प्रकार संख्याएं बनती है? मान लो p का और q का मान है यहाँ पर माइनस का एक बटा दो, या फिर तीन बटा चार, सात बटा माइनस का दो, या फिर अगर हम देखें एक है, ये भी एक परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक के नीचे बटे में यहाँ पर एक मान सकते हैं। इधर मान लो चार है, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसे भी हम चार बटा एक के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर जीरो लिख रखा है तो ये भी एक परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि हम जीरो के नीचे बटे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्याएं। इसके बाद में आती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। आगे आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? देखो, जो जैसे हमने अंडर रूट में संख्याएं पढ़ी है, मान लो अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच। तो अंडर रूट दो का मान अगर हम ज्ञात करें तो अंडर रूट दो का मान आता है 1.414, फिर आगे इसका मान आगे बढ़ता ही जाता है, मतलब पूरा मान। तो जो अंडर रूट के अंदर की जो संख्याएं आती है, जैसे इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वास्तविक संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती है, जैसे पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, जैसे एक, दो, तीन, इन्हें हम वास्तव में ज्ञात कर सकते हैं, इनका मान वास्तविक होता है, तो इन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएँ। और कुछ संख्याएं होती है काल्पनिक संख्याएं। इन काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आती है, जैसे हम अंडर रूट में लिखे यहाँ पर माइनस का दो का अंडर रूट, तो हम जो प्लस दो है इसका अंडर रूट तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माइनस में जो अंडर रूट की संख्याएं होती है उनका वर्गमूल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अंडर रूट के अंदर की जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक
संख्याएं आगे अध्ययन करेंगे इनके बारे में अगली क्लासों में। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। इन वास्तविक संख्याओं को हम किस प्रकार से इनके मध्य में जो संक्रियाएं होती है उनका उपयोग करेंगे। जैसे हम प्राकृत संख्याओं के बीच में यहाँ पर योग संक्रिया लगा सकते हैं, गुणा करने की जो संक्रिया है गुणन संक्रिया, भाग संक्रिया ये लगा सकते हैं। वैसे ही हम वास्तविक संख्याओं के बीच में कुछ संक्रियाएं इस प्रकार लगाएंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे प्रश्नावली में। हम यहाँ पर जो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एक वैज्ञानिक थे, ग्रीक वैज्ञानिक यूक्लिड, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। उस प्रमेय का मतलब समझना। पहले तो ये देखो प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। प्रमेय का मतलब होता है कि एक ऐसा एक नियम है जिसे हम बार बार दोहराएं। मतलब जैसे हम कोई कार्य करते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में एक पूरी प्रोसेस होती है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो उस प्रकार इस स्टेप को हर बार जब दोबारा हम चाय बनाएंगे तो वही स्टेप हमें वापस से फॉलो करनी है। तो प्रमेय का एक निश्चित विधि होती है, निश्चित क्या बोले एक मेथड होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है कि जब हम कोई भी संख्या है उसको हम इस प्रकार से विभाजित करें। मतलब एक संख्या है मान लो 17, इस संख्या में हम 2 का भाग देते हैं। 17 में हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देंगे 17 में, 2 8 16। 17 में से अब घटाएंगे 16 तो शेषफल बच जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर ये जो भाग अभी दिया है ये हम छोटी क्लासों में पहले देख चुके हैं कि 2 का भाग दे रहे हैं 17 में। कितनी बार देना है कि जब तक ये संख्या है 17 इसके बराबर या इससे छोटी संख्या में प्राप्त होनी चाहिए, इससे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो 2 का भाग 17 में देते हैं, 8 बार जाएगा 16। फिर इसमें से शेषफल घटाते हैं, यहाँ पर आएगा 1। हर बार हमें यही विधि काम में लेनी है। हर बार जो भी भाग की विधि है उसमें यही स्टेप काम में लेना है। तो इस प्रकार ये जो प्रमेयिका होती है इसमें इसका मतलब यही होता है। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको लिखना क्या है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 है इसे हम कहते हैं यहाँ पर भाजक, जो 17 है इसे हम कहते हैं भाज्य, और जो 8 है मतलब कितनी बार भाग गया है इसे हम कहते हैं भागफल। इसके बाद में अगर यहाँ पर कुछ बचता है, 0 बचता है या कुछ संख्याएं बचती है तो इसे हम कहते हैं शेषफल। तो बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें इस स्टेप को इस प्रकार से लिखना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाज्य का मान भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। मतलब अगर हम भाजक को गुणा करें भागफल से तो आएगा 8 दूनी 16 और प्लस उसमें कर दे 1 शेषफल को तो हो जाएगा 17। तो इससे हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। बस यही विधि है या जो यही स्टेप है ये हमें इस प्रश्नावली में काम में लेनी है और प्रश्नों को हल करना है। तो ये तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसका एक कथन है उसको हम लिख लेते हैं। यदि तो पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम इसको लिख सकें। मतलब ए का मान हम लिख सकें बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में। यहाँ पर जो क्यू है इसे हम कहते हैं भागफल और आर है हमारा शेषफल। तो आर का मान क्या हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब मैंने भाग दिया है 2 का 8 में तो हमारे पास में जो रिमाइंडर शेषफल बचा है वो 2 से छोटा बता है।
हमेशा कभी भी जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो भाजक से छोटा बचता है, कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं आता। तो हमें जो भी शेषफल लिखना है यहाँ पर, उसका मान हमेशा भाजक से छोटा लिखना है। तो यहाँ पर शर्त होती है जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन लेस देन होगा b से। तो ये शर्त होती है। r की एक लिमिट होती है कि r का मान 0 से तो बड़ा और उसके बराबर हो सकता है, या जो b है मतलब हमारा भाजक है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ही r का मान यहाँ पर रख सकते हैं। r का मान कभी भी आपको बड़ा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? इसके बाद हम देखते हैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग हमें कहाँ पे करना है। ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कलन विधि, मतलब इस यूक्लिड विभाजन की सहायता से, इस प्रमेय की सहायता से हमें यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करना है, एक विधि काम में लेनी है और प्रश्नों को हल करना है। एक तो ज्ञात करना है पूर्णांकों का HCF का मतलब महत्तम समापवर्त मैसप है, मैसप पे ज्ञात करना है हमें, महत्तम समापवर्त ज्ञात है। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, और जो हमारी पहली प्रमेय है, प्रमेय 2.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका स्टेटमेंट देखते हैं, कथन देखते हैं क्या है। यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर आपको पता है कि A और BQ प्लस R, यहाँ पर क्या है, A का मान होता है यहाँ पर, या A को हम कहते हैं भाज्य, बराबर B होता है भाजक, Q कोशिएंट, इसका मतलब होता है भागफल, तो भाजक इंटू भागफल, प्लस R का मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। हमने इनका मान रख दिया यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R, और इनके लिए एक शर्त होती है जहाँ R का मान यानी शेषफल होता है, उसका मान हमेशा जो भाजक B है इससे तो छोटा होता है और ग्रेटर देन इक्वल होता है 0 के, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो भी शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा प्राप्त होता है, तो ही ये प्रमेय यहाँ पर काम में आती है। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में हम सबसे पहले कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों को समझेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। पहला उदाहरण है यहाँ पर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सीधा सवाल है, बस आपको कुछ स्टेप याद रखनी है और ये सवाल ऐसे ही हो जाएगा। जो हमने अभी प्रमेय का पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके द्वारा हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है
जो हल है इसका इस प्रकार है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमसे यही प्रश्न में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो हमें पहले ये मानना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया यहाँ पर कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, तथा b बराबर, अब b का मान कहाँ से है देखना है आपको। b का मान अभी हमने जो प्रमेयिका पढ़ी थी उसके अनुसार अगर हम यहाँ पर जो ये 3 पद दे रखे हैं उनमें देखें तो q के साथ में इधर 3 गुणा है, इधर भी q के साथ में 3 गुणा है, इधर भी q के साथ में 3 गुणा है। तो यहाँ पर जो 3 है वो सभी में समान है, मतलब और 3 यहाँ पर किसका मान है, bq प्लस r, यानी b की जगह पर कितना है 3। तो प्रश्न में से ही हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो b का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद में अब हम प्रमेय लगाते हैं और फिर आगे सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो हम इसको लिख सकते हैं इधर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के और लेस देन है b के, ये कंडीशन है। तो अतः यहाँ पर हम निकालते हैं r बराबर, कंडीशन के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें r का मान 0 भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है और b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। b का मान हमने यहाँ पर लिखा है 3, तो मान लिख लेते हैं, लिखते हैं। देखो 0 भी हो सकता है तो r का मान यहाँ पर हो सकता है 0, 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 0 से बड़ा है, 2 भी हो सकता है। इसके बाद में अगर देखिए 3 लिखे तो यहाँ पर b का मान कितना है 3, लेकिन शर्त के अनुसार b का मान इधर r का मान b के बराबर नहीं हो सकता, b से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी 3 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर r का मान केवल लिखेंगे 0, 1 और 2। तो r के 3 मान हमें प्राप्त हो गए। इन तीनों मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे और स्थितियाँ ज्ञात करेंगे। 3 स्थितियाँ बनेगी, तो तीनों स्थितियों को लिखते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट, r का मान है यहाँ पर यदि r बराबर 0, तो इस प्रमेयिका में हम मान रखेंगे यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान हमें यहाँ पर लिख रखा है 3, q प्लस r का मान है 0। तो इसके अनुसार हमारी पहली स्थिति बन गई है। अब देखते हैं अगली स्थिति। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं केस सेकंड, यानी दूसरी स्थिति, यदि r का मान क्या हो 1। तो दूसरी स्थिति बनती है यदि r बराबर 1, तो a बराबर b का मान 3, q प्लस r का मान लिखना है 1। तो इधर हमने इसका मान लिख दिया। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, यदि r का मान 2। तो थर्ड स्थिति हो जाएगी यहाँ पर यदि r बराबर 2। तो अब r का मान आपको 2 रखना है। तो a बराबर 3q प्लस r की जगह पर रखना है 2। इसको हल करते हैं। देखो इधर a का मान है 3q प्लस 0, 0 जोड़ेंगे तो वही मान आएगा। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3q। इधर b, इधर देखते हैं, इधर a का मान वही है, a बराबर 3q प्लस 1 और इधर भी a बराबर 3q प्लस 2। अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें क्या दर्शाने के लिए बोल रहा था
कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a जिसे हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इस पूर्णांक a को 3q के रूप में, इधर a को लिख दिया 3q प्लस 1 के रूप में, 3q प्लस 2 के रूप में। तो हम इस प्रकार से इस विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा अगला उदाहरण है वो भी इसी प्रकार हमें हल करना है। तो एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे चलें। तो अगला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को भी हम उसी प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल में, माना a कोई, देखो यहाँ पर लिखना है धनात्मक समपूर्णांक, तो a को हमें यही मानना है धनात्मक समपूर्णांक। तो a कोई धनात्मक समपूर्णांक है। अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं आपको पता है कि क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं कहलाती है सम संख्याएं। और विषम संख्याएं होती है वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं कहलाती है विषम संख्याएं। इनमें एक अगर हम देखें तो एक सिमिलरिटी है कि जैसे 1 विषम संख्या है तो 2 सम संख्या हो गई, फिर 3 विषम संख्या, फिर 4 वापस सम संख्या, फिर 5 विषम संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रमागत रूप से एक बार सम संख्या आ रही है, एक बार विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, तो क्रम से सम संख्याएं विषम संख्याएं आती हैं। तो अगर हम जो भी सम संख्या है उसमें हम 1 जोड़ दें, मतलब 2 में अगर 1 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, या फिर 4 में हम 1 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी सम संख्याएं हैं उनमें हम अगर 1 जोड़ कर लिख दें तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। इन सम संख्याओं को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? सम संख्या में अभी बताया था कि 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो इधर 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 × 1 के रूप में, इधर 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 के रूप में, इधर 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 के रूप में, 8 को लिख सकता हूँ 2 × 4 के रूप में, इधर 5 को लिख सकता हूँ 2 मतलब 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5 के रूप में। तो यहाँ पर देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इनका एक समान कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। तो यहाँ पर 2 1 से गुणा है तो पहली संख्या आ रही है, 2 2 से गुणा है तो दूसरी सम संख्या आ रही है। तो हमें भी प्रश्न में क्या दे रखा है, एक कोई धनात्मक संपूर्णांक है जिसे हम 2q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर सभी में कॉमन आ रहा है, तो 2 तो हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का 2 ये, और जो 1 2 3 4 है ये हो जाएगा q का मान। तो हमें इस सम संख्याओं को इनके रूप में लिखकर दिखाना है कि ये जो भी संख्याएं हैं वो सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं अभी बता दी 2q प्लस 1, यानी जो अगर हम इनको सम संख्याएं सिद्ध कर देंगे कि 2q के रूप में होती है, तो सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं इनको कैसे हल करना है। तो अगर a कोई धनात्मक संपूर्णांक है तो यहाँ पर हमें b मानना पड़ेगा तथा b बराबर, देखो प्रमेयिका के अनुसार अगर हम देखते हैं तो q के साथ में इधर 2 गुणा में है, इधर भी 2 गुणा में है, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न से 2, b का मान आ गया 2। तो अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
प्रमेयिका होती है यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, ये शर्त है। तो r का मान लिखते हैं। अतः r बराबर, देखो b का मान यहाँ पर 2, तो r का मान 2 से छोटा हो सकता है या 0 के बराबर। तो या तो r का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर हम 2 लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तो हमें 2 से छोटा लेना है। तो 2 से छोटे होते हैं 0 या फिर 1। तो r के 2 मान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम इनकी 2 कंडीशन, 2 केस बना सकते हैं यहाँ पर। तो पहली स्थिति है केस फर्स्ट, यदि r बराबर 0, r का मान अगर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, देखो इसमें मान रखना है, b का मान है 2, 2q प्लस 0। हल करते हैं इसको तो ये आता है a बराबर 2q। तो हमने जैसे यहाँ पर प्रश्न में दे रखा था कि a प्रत्येक कोई मतलब a कोई धनात्मक संपूर्णांक है जिसे हम 2q के रूप में दर्शाना है। तो हमने a को दर्शा दिया 2q के रूप में। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब आगे देखते हैं, यदि हम इसमें स्थिति सेकंड लेते हैं, यानी केस सेकंड, यदि r बराबर 1, तो यहाँ पर प्राप्त होता है a बराबर बी क्यू, यानी 2q प्लस r का मान 1। तो a बराबर आ गया 2q प्लस 1। और अभी मैंने बताया था, अगर हम यहाँ पर a को माने कोई संपूर्णांक, तो यदि a कोई धनात्मक संपूर्णांक है तो a बराबर हो जाएगा 2q के रूप का, तथा हम जानते हैं कि किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं, मतलब यदि a कोई संपूर्णांक है सम पूर्णांक है तो a प्लस 1, यानी 1 जोड़ने पर जो भी मान आएगा वो आएगा विषम पूर्णांक। तो a प्लस 1 या a का मान हमने यहाँ पर लिखा है 2q, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1। तो हम जानते हैं कि a संपूर्णांक है तो a प्लस 1 या 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। यही हमें दर्शाना है कि अगर हम इसको संपूर्णांक ले तो a 2q के रूप का होता है, और अगर हम इसे विषम पूर्णांक ले तो a 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर a बराबर 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा और a बराबर 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। तो और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला उदाहरण है उसकी तरफ। तो चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर बताइए, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी तक तो हमने केवल धनात्मक पूर्णांक देखे थे, फिर उनकी सम संख्या या विषम संख्या के रूप देखा था। अब है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पर m कोई पूर्णांक है। तो हल करने का वही तरीका है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें मानना है, हल में माना a कोई, क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो पहले तो हम इसका
इसको मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, b का मान हमें प्रश्न में से देखना है। यहाँ पर लिख रखा है 3m या 3m+1 के रूप का, तो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब प्रमेय लगाते हैं। प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब R का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन लेस देन है B से। R का मान B से छोटा है और 0 ये 0 से बड़ा है, अतः R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 3 स्थितियाँ बनेंगी। केस फर्स्ट, यदि R बराबर 0 हो तो A बराबर B का मान यहाँ पर 3Q प्लस R बराबर 0। फिर सेकंड स्थिति है, यदि R बराबर हो 1 तो A बराबर BQ मतलब 3Q प्लस 1। और तीसरी स्थिति बनी यहाँ पर, थर्ड स्थिति, यदि R बराबर 2 तो A बराबर हो जाएगा BQ मतलब 3Q प्लस 2। इस प्रकार हमें 3 मान प्राप्त होते हैं, 3 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। A बराबर 3Q, A बराबर 3Q प्लस 1 और A बराबर 3Q प्लस 2। ये तो केवल हमने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त किए हैं। हमें प्राप्त करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग कर लेते हैं। इन तीनों स्थितियों हैं, इन तीनों धनात्मक पूर्णांकों का हम वर्ग करेंगे। सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं। यहाँ पर ये है a बराबर 3Q, तो इधर वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं वर्ग करने पर, तो इधर बाएं पक्ष का भी वर्ग करना है और दाएं पक्ष का भी वर्ग करना है। तो इधर तो हो जाएगा a² बराबर 3Q का होल स्क्वायर। तो a² बराबर 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 9 और Q का स्क्वायर Q²। ठीक है, हमने a² का मान प्राप्त कर लिया 9Q²। हमें इसको लिखना किस प्रकार है, ये रहा हमारा पहला 3m के रूप में हमें लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 9 के फैक्टर कर रहे हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ a² बराबर 3 इंटू 3 इंटू Q² के रूप में। जब गुणा करेंगे तो वही मान आएगा 3 इंटू 3 3 3 9 और Q²। तो यहाँ से 3 को बाहर कॉमन लिख दिया और ये लिख दिया अंदर 3Q²। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है इसको मैं मान रहा हूँ m। तो a² बराबर 3m। a² मतलब हमें यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक को 3m के रूप में लिखना था, हमने यहाँ पर लिखकर ये दर्शा दिया। और यहाँ पर जो m है, यहाँ m बराबर क्या है 3Q²। ठीक है, तो m का मान है यहाँ पर 3Q², लेकिन हमें केवल इसके रूप में दर्शाना है तो हमने ये दर्शा दिया। तो पहली कंडीशन हमने यहाँ पर लिखकर दर्शा दी। अब दूसरी स्थिति है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर a का मान है 3Q प्लस 1, एक धनात्मक पूर्णांक है। हमें इसका भी करना है वर्ग
तो वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे पद का स्क्वायर करना है, तो इस पद को खोलना है। तो a + b का होल स्क्वायर, जो हमारी सर्व समीकरण है, जो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसकी सहायता से हम इसको खोल लेंगे। तो खोल लो। a² बराबर, देखो a का मान है 3q, तो a² हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 q² प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 2 × 3 q × 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से a² बराबर 9 q² प्लस 3 दूनी 6 q प्लस 1। अब वैसे तो इसको इस प्रकार लिख रखा है, हमें दर्शाना किस प्रकार है वो पद देखते हैं। यहाँ पर 3m + 1 के रूप में हमें दर्शाना है। तो यहाँ से एक तो 3 कॉमन लेना है और लास्ट में बचना चाहिए 1। तो इन दोनों पदों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ और इस 1 को लास्ट में पीछे ऐसे कैसे छोड़ रहा हूँ। तो a² बराबर इन दोनों पदों में से कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ पर बच गया 3 q² प्लस इधर 6q में से 3 बाहर कॉमन आ गया, तो इधर बच गया इधर बच गया 2q। देखो 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, तो 3 तो बाहर लिख दिया और 2 बार भाग गया तो इसको यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ में q। इधर प्लस 1 को हमने अलग रखा है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 अलग रखना है और इसको हमने अलग रख दिया। तो a² बराबर 3, इसको हम लिख रहे हैं m के रूप में प्लस 1, जहाँ पर m बराबर है 3q² प्लस 2q। यहाँ पर m बराबर है 3q² प्लस 2q, ये अलग रखना है। हमें दर्शाना केवल इस रूप में था, तो हमने a² को दर्शा दिया 3m + 1 के रूप में। इसी प्रकार हमारी तीसरी स्थिति है, तो इसको भी हमें हल करके 3m + 1 के रूप में दर्शाना है। तो देखते हैं, वर्क करेंगे। देखो a² बराबर इधर 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो a² बराबर इसको भी हम इसी सर्व समीकरण की सहायता से खोल लेंगे a + b का होल स्क्वायर, और माना जाएगा यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9 q² प्लस, देखो 2a भी करेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 q × 2, तो 2 × 6 और 6 दूनी 12 q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 b² हो जाएगा 4। तो a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको खोल लिया हमने, यहाँ पर आ गया a², तो इधर 3q का स्क्वायर हो गया 9q प्लस 2ab का मान हो जाएगा 2 × 3q, तो 2 × 6q × 2 करेंगे 6 दूनी 12q प्लस इधर b² मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर देखो लास्ट में इधर तो यहाँ पर 1 था, तो हमने यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर है 4, यहाँ पर हमें 1 लेके आना है, तो इस 4 को मैं लिख रहा हूँ इधर a² बराबर 9 q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। देखो हल करेंगे तो वही मान आएगा, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया 3 + 1 के रूप में। अब इन तीनों पदों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो a² बराबर
3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार और क्यू स्क्वायर ये रहेगा, प्लस इधर 12 में से 3 कॉमन लेना है, 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12 और क्यू, तो यहाँ पर बच गया 4 क्यू, प्लस 3 का भाग 3 में, 3 एकम 3 एक बार, तो यहाँ पर बच गया 1 और प्लस में 1 है ही आगे, तो इसको अलग रखना है, ठीक है। अब देखो 3, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी मान लिख रखा है इसको हम मानते हैं m, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो a और इधर m का मान लिख देंगे यहाँ m बराबर, देखो m का मान है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। हमें केवल इस रूप में लिखना था, वो हमने इसको लिख दिया कि किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हमने इन सवाल के जो, इस प्रश्नावली के जो उदाहरण थे इनको हल करना सीखा। अब इन उदाहरणों की सहायता से हमारी जो प्रश्नावली है उनके सवालों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें व बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।